चलिए आज गहराई से समझते हैं भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी को। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ कानून की सूखी बातें नहीं करते, बल्कि एक देश के जन्म की पूरी दास्तां बयां करते हैं। हाँ, ये एक तरह से एक महाकाव्य है। सही कहा। आज हम सिर्फ तारीखों और अनुच्छेदों की बात नहीं करेंगे, हम उस नाटक को समझेंगे, उन बहसों और उस जुनून को महसूस करेंगे जो एक कागज के दस्तावेज को एक राष्ट्र की आत्मा में बदलने के लिए जरूरी था। और ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा मिशन है इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलना। ये विचार आया कहाँ से? हाँ, और एक बटा हुआ देश एक दस्तावेज पर सहमत कैसे हुआ, और कैसे दुनिया भर के विचारों को भारतीय मिट्टी के लिए ढाला गया। चलिए सफर को शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले किसी भी देश को चलाने के लिए नियमों के एक ढांचे की जरूरत होती है। जाहिर है। हमारे स्रोत एक पिरामिड की तस्वीर दिखाते हैं जो भारत के कानूनी सिस्टम को समझाता है। सबसे ऊपर शिखर पर है संविधान, हमेशा। उसके नीचे आते हैं संसद और राज्यों के बनाए कानून, और फिर सबसे नीचे नियम कायदे। तो ये दिखाता है कि संविधान ही सर्वोच्च है, बाकी सब कुछ उसी के दायरे में होना चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। संविधान और संविधानवाद में अंतर। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, हाँ, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत बताते हैं, किसी भी देश के पास एक संविधान हो सकता है, एक तानाशाह भी एक किताब लिखकर उसे संविधान कह सकता है। हाँ, ये तो है। लेकिन संविधानवाद का मतलब है कि सरकार खुद उस संविधान से बंधी हुई है। इसका मतलब है सीमित सरकार, जहां सत्ताधारी भी कानून के दायरे में है, उससे ऊपर नहीं। मतलब संविधान एक नियमों की किताब है और संविधानवाद उस किताब को मानने का सिद्धांत है। एग्जैक्टली। इसी से जुड़ा एक और आइडिया है कानून का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ। ये क्या है? इविडाइसी का ये सिद्धांत कह सकते हैं कि संविधानवाद की आत्मा है। इसके 3 मुख्य पहलू हैं। पहला, कानून की सर्वोच्चता। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है। दूसरा, कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक। और तीसरा, सरकार की जवाबदेही। सरकार मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती, उसे अपने हर काम का कानूनी आधार देना होगा। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तो कानून के शासन को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित किया है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संसद भी संशोधन करके इस सिद्धांत को खत्म नहीं कर सकती। ये इस बात की गारंटी है कि भारत कभी भी मनमानी सत्ता का देश ना बन पाए। ये वो नींव है जिस पर हमारे लोकतंत्र का महल खड़ा है। तो ये तो हुई नींव की बात, लेकिन सवाल यह है कि अपना संविधान बनाने का ये विचार, ये सपना आया कहाँ से? यकीनन ये रातों रात तो नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं, ये दशकों के संघर्ष और विकास का नतीजा था। इन दस्तावेजों के मुताबिक इसकी पहली औपचारिक चिंगारी 1934 में दिखी, जब M.N. रॉय, जो एक कम्युनिस्ट विचारक थे, हाँ, उन्होंने एक संविधान सभा का विचार सामने रखा। ये दिलचस्प है कि ये विचार एक राजनीतिक पार्टी से पहले एक व्यक्ति की तरफ से आया। कांग्रेस ने इसे कब अपनाया? ठीक अगले साल 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इसकी मांग की। ओके। लेकिन असली मोड़ 1938 में आया, जब जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी दखल के वयस्क मताधिकार, यानी सभी वयस्कों के वोट से चुनी गई संविधान सभा बनाएगी। ये एक बहुत बड़ा ऐलान था। हाँ, ये सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती थी। और ब्रिटिश सरकार का इस पर क्या रुख था? क्या उन्होंने इसे आसानी से मान लिया? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में तो उन्होंने इसे पूरी तरह नजरअंदाज किया, लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध ने हालात बदल दिए। और रुकावटें थीं, जैसे 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव। हाँ, उसे मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया। उसे क्यों अस्वीकार किया गया? क्या ये सिर्फ बंटवारे की राजनीति थी या स्रोतों से कोई और गहरी वैचारिक मतभेद का पता चलता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ऊपरी तौर पर तो कारण यही था कि मुस्लिम लीग 2 अलग-अलग संविधान सभाएं चाहती थी, एक भारत के लिए और एक पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर गहराई में देखें तो ये सिर्फ राजनीतिक मांग नहीं थी। ये इस डर से भी पैदा हुई थी कि एक अविभाजित भारत के संविधान में मुस्लिम हितों की रक्षा कैसे होगी। उन्हें डर था कि बहुमत के शासन में उनकी आवाज दब जाएगी।
समझी। अंत में 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने 2 सभाओं के विचार को तो खारिज कर दिया, लेकिन एक ऐसी जटिल योजना पेश की जिससे मुस्लिम लीग को कुछ हद तक संतुष्ट करने की कोशिश की गई। तो आखिरकार एक संविधान सभा बनी। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल रहा होगा। तो इस सभा में कौन लोग थे? क्या ये सच में पूरे भारत का आईना थी? इसकी संरचना बेहद दिलचस्प थी। इसमें कुल 389 सदस्य थे, जो बंटवारे के बाद 299 रह गए। ये चुने कैसे गए थे? ये सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने इन्हें चुना था। और जो रियासतें थीं, उनके प्रतिनिधि राजा महाराजाओं द्वारा मनोनीत किए गए थे। ओके। लेकिन इसकी खूबसूरती इसकी विविधता में थी। मतलब हर समुदाय के लोग थे? हाँ, बिल्कुल। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जातियां, जनजातियां, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व था। और महिलाएं? और सिर्फ पुरुष ही नहीं, बल्कि इन सभी वर्गों की महिलाएं भी थीं। ये अपने आप में एक छोटा भारत था, जो एक कमरे में बैठकर भारत की तकदीर लिखने वाला था। लेकिन एक बात जो इन दस्तावेजों को पढ़कर हैरान करती है, वो ये है कि महात्मा गांधी इस सभा का हिस्सा नहीं थे। हाँ, ये अक्सर लोगों को चौंकाता है। ऐसा क्यों? गांधी जी का मानना था कि उनका काम देश को आज़ादी दिलाना था, और अब संविधान बनाने का काम नई पीढ़ी के नेताओं का है। हालांकि वे सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचार, खासकर ग्राम स्वराज और सामाजिक न्याय पर पूरी बहस में एक मार्गदर्शक की तरह मौजूद थे। तो आपके पास एक ऐसी सभा है जो अविश्वसनीय रूप से विविध है। मानो पूरा भारत ही एक कमरे में इकट्ठा हो गया हो। माहौल में उम्मीद और तनाव दोनों रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन इतने सारे अलग अलग विचारों वाले लोगों के कमरे से एक कानूनी दस्तावेज तक का सफर कैसे शुरू होता है? पहला दिन कैसा था? पहला दिन 9 दिसंबर 1946 उम्मीद और थोड़ी निराशा दोनों लेकर आया। अच्छा। उम्मीद इसलिए क्योंकि भारत पहली बार अपनी किस्मत खुद लिखने जा रहा था, और निराशा इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया, जिससे बंटवारे का साया और गहरा हो गया। उस दिन फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और फिर स्थायी अध्यक्ष चुने गए। हाँ, 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसने इस पूरे सफर की दिशा तय कर दी। हाँ, बिल्कुल। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? क्या ये सिर्फ एक भाषण था या इससे ज्यादा कुछ? ये सिर्फ एक भाषण नहीं था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये हमारे संविधान का विवेक, या कह सकते हैं अंतरात्मा था। वाह। इसी प्रस्ताव ने बाद में संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया। इसमें वो सारे आदर्श थे जिन पर भारत को बनना था। एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता, और अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा के वादे। बिल्कुल। तो एक तरह से ये संविधान का विजन डॉक्यूमेंट था। ये उससे भी ज्यादा था। ये वो ध्रुव तारा था जिसे देखकर संविधान का जहाज आगे बढ़ना था। जब भी सभा में बहसें भटकती थीं, तो नेता इसी प्रस्ताव की ओर लौटते थे और पूछते थे, क्या ये बदलाव हमारे उन मूल सिद्धांतों के अनुरूप है जिन पर हम सहमत हुए थे? जाहिर है, इतना बड़ा काम एक साथ बैठकर नहीं हो सकता था। इसे समितियों में बांटा गया होगा। बिल्कुल। काम को आसान बनाने के लिए कई समितियां बनाई गई, लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं, इनमें सबसे अहम थी प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हाँ, इस 7 सदस्यों की टीम पर संविधान का पहला मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी थी। और ये प्रक्रिया कैसी थी? क्या ये बंद दरवाजों के पीछे हुई? बिल्कुल नहीं, और यही इस प्रक्रिया की सबसे खूबसूरत बात थी। पहला मसौदा फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ, और फिर उसे भारत की जनता के सामने रख दिया गया। जनता के सामने? हाँ, लोगों को 8 महीने का समय दिया गया कि वे इस पर चर्चा करें, अपने सुझाव दें, इसकी आलोचना करें। ये एक अद्भुत लोकतांत्रिक प्रयोग था। तो आम जनता की राय को भी शामिल किया गया? हाँ, पूरी तरह से। हजारों सुझावों, आलोचनाओं और संशोधनों पर विचार करने के बाद अक्टूबर 1948 में दूसरा मसौदा तैयार हुआ। कमाल है। प्रारूप समिति ने अपना काम 6 महीने से भी कम समय में पूरा किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुल 141 बैठकें की। ये दिखाता है कि हर शब्द पर कितनी गहन बहस हुई होगी। और इस पूरे काम का पैमाना तो बस दिमाग चकरा देने वाला है। स्रोत बताते हैं कि इसे पूरा करने में लगभग 3 साल लग गए। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। हाँ, क्या आप उस लगन की कल्पना कर सकती हैं? बिल्कुल।
और इसी से हाथी को सभा के प्रतीक चिन्ह के रूप में चुनना काफी सटीक लगता है ना? हाँ बिल्कुल, ये इस काम और उस दस्तावेज के विशाल आकार, ताकत और गंभीरता दोनों का प्रतीक था। रुकिए, एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, संविधान की मूल प्रति टाइप या प्रिंट नहीं की गई थी। नहीं, उसे हाथ से लिखा गया था। प्रिंटिंग प्रेस के जमाने में ये एक बहुत ही व्यक्तिगत कलात्मक फैसला लगता है। हाँ ये सच है। ऐसा लगता है मानो वे सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि एक पवित्र ग्रंथ बना रहे थे। प्रेम बिहारी रायजादा ने इसे अपनी खूबसूरत इटालिक लिखावट में लिखा और उसे सजाया भी गया था। जी, शांति निकेतन के कलाकारों नंदलाल बोस और B.R. सिन्हा ने हर पन्ने को भारतीय इतिहास और संस्कृति के चित्रों से सजाया। ये कानून और कला का एक अद्भुत संगम था। तो इतने सालों की मेहनत, बहस और चर्चा के बाद आखिरकार वो दिन आया जब ये दस्तावेज तैयार हो गया। वो दिन था 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान को अपनाया गया और उस समय मौजूद 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। इसी दिन को हम अब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अच्छा, तो ये उसी दिन पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था? सही पकड़ा। नागरिकता, चुनाव और अंतरिम संसद जैसे कुछ जरूरी प्रावधान तो उसी दिन लागू हो गए, लेकिन संविधान का बड़ा हिस्सा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और इस तारीख का भी अपना एक खास ऐतिहासिक महत्व है ना? बिल्कुल। स्रोतों में ये याद दिलाया गया है कि 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। अच्छा। उस ऐतिहासिक दिन को अमर बनाने के लिए, हमारे गणतंत्र की शुरुआत के लिए इसी तारीख को चुना गया। तो हमारे हाथ में एक ऐसा दस्तावेज आया जो सालों की मेहनत का नतीजा था। लेकिन एक बात और कही जाती है कि ये उधार का थैला है, कि इसमें सब कुछ बाहर से लिया गया है। हाँ, लेकिन हमारे स्रोत कुछ और ही कहानी बताते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व से कहा था कि भारत का संविधान दुनिया के लगभग 60 ज्ञात संविधानों को छानने के बाद बनाया गया है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि उन्होंने सिर्फ नकल नहीं की। तो ये कट कॉपी पेस्ट नहीं था, बल्कि एक रचनात्मक अनुकूलन था। बिल्कुल। लेकिन इससे एक सवाल उठता है, चुनने के लिए 60 संविधान थे, तो उन्होंने ये कैसे तय किया कि क्या लेना है और क्या छोड़ना है? क्या इसके पीछे कोई मार्गदर्शक सिद्धांत था? बिल्कुल था। मार्गदर्शक सिद्धांत था भारत की हकीकत। उन्होंने सिर्फ सबसे अच्छी चीजें नहीं चुनी, उन्होंने वो चीजें चुनी जो भारत की समस्याओं का समाधान कर सकती थीं। जैसे कि? उदाहरण के लिए हमने ब्रिटेन से संसदीय लोकतंत्र लिया, क्योंकि हमें उसका 100 साल से ज्यादा का अनुभव था। लेकिन हमने उनकी राजशाही को अस्वीकार एक गणराज्य मॉडल चुना ताकि हम अपनी नई संप्रभुता का ऐलान कर सकें। और अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए? हाँ, क्योंकि हमारे लोग अभी अभी एक ऐसे शासन से आजाद हुए थे जिसने उन्हीं अधिकारों से उन्हें वंचित रखा था। सही बात है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए, क्योंकि हमें सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी चाहिए था। और कनाडा से? कनाडा से एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था ली गई, क्योंकि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। हर चुनाव हमारे इतिहास और हमारी आकांक्षाओं की सीधी प्रतिक्रिया थी। और फ्रांस की क्रांति के नारे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो हमने अपनी प्रस्तावना में जगह दी। हाँ। और तत्कालीन सोवियत संघ से हमने मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता कितने खुले विचारों वाले थे। उन्होंने दुनिया भर से सर्वोत्तम प्रथाओं को लिया और उन्हें भारत के लिए एक अद्वितीय दस्तावेज में पिरोया। बिल्कुल। तो ये थी भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी। कानूनी अवधारणाओं के नींव पर शुरू होकर एक लंबे राजनीतिक संघर्ष से गुजरते हुए और वर्षों की बहस और मेहनत के बाद तैयार हुआ एक दस्तावेज। इसका सार यह है कि भारत का संविधान महज नियमों की एक किताब नहीं है। नहीं। यह एक जीवंत दस्तावेज है जो एक राष्ट्र के जन्म, उसके संघर्षों और भविष्य के लिए उसके सपनों को दर्शाता है। ये उन मूल्यों का प्रतीक है जिनके लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी थी। और अब आज की चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार जिस पर वो सोच सकते हैं। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी छिपी है। क्या? संविधान का आधिकारिक हिंदी अनुवाद 1987 में 58वें संशोधन के बाद तैयार हुआ, यानी संविधान लागू होने के लगभग 37 साल बाद। 37 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर विचार किया जा सकता है।
राष्ट्र के इस सबसे बुनियादी दस्तावेज का उसकी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक में एक आधिकारिक संस्करण बनाने में इतना समय क्यों लगा? और ये आज़ादी के बाद नए गणराज्य के सामने मौजूद भाषाई और राजनीतिक चुनौतियों के बारे में क्या बताता है? बिल्कुल, ये सिर्फ एक अनुवाद का सवाल नहीं था, ये पहचान और एकता का भी सवाल था।